दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो किरण का प्रैक्टिस सेट आया है, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है, उसके सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी के माध्यम से होगा, यानी बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम उसका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा देखे होंगे कि थोड़ा कुछ उसका पैटर्न पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है ना अलग रहता है। जैसे देखे होंगे टीचर शिक्षक भर्ती वाला में भी 3 को क्वेश्चन डालता था, चौथा में डालता था इनमें से कोई नहीं, चौथा में डालता था इनमें से सभी, और 5वां में डालता है इनमें से कोई नहीं। मतलब इस टाइप से वो क्वेश्चन को सेट करता है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। तब तक के लिए यही सेट है, इसको देखते हैं, इसके सभी प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, वह होता है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से चलेगा। क्वेश्चन बैंक का वीडियो जो है मतलब बिहार एसएससी का इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों को जो है बना करके यूट्यूब पे डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। अब पैटर्न के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए बढ़ते हैं। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस वर्कबुक है। टोटल इसमें जो है दोस्तों 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज आपको हम 8वां सेट का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न बोल रहा है आपसे, प्रथम प्रश्न है कि बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ओडिशा। बारावती किला किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? निम्नलिखित में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा आपको एसएल बहुगुणा। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको जो प्रश्न मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, उसका डिस्कशन पूरी अच्छी तरीका से करेंगे और प्रश्न को हम याद करवाते भी चलेंगे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपपदवी किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। सॉरी। अगला प्रश्न है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुलसी गवार्ड। सही उत्तर हो जाएगा आपको तुलसी गवार्ड। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपको कि मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान इसका क्या है? ऑप्शन 4 सही है। अंडपीतक जो है, अंडपीतक प्रोटीन और वसा। अंडपीतक में क्या होता है? प्रोटीन और वसा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था दोस्तों? वायसराय कौन था? लॉर्ड लेनिथुको। लॉर्ड लेनिथुको जो है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लेनिथुको। दोस्तों इस बार बिहार एसआई 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक का नाम पूछ रहा था, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टोटल 2 प्रस्तावक थे, पहला महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पे ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ था, तो सही उत्तर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? किसे जो है भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय को जो है नवजागरण का जनक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है
भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। अगला है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा स्तर तक प्रदूषण हो गया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल में। काजू के फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक जो है प्रदूषण हो गया था। कहां पर दोस्तों? केरल में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फंक्शनल यानी प्रयोजी राजस्व संबंधित है। फंक्शनल राजस्व संबंधित है, कौन चीज से संबंधित है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अब्बा पी लर्नर से। अब्बा पी लर्नर से। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो कांग्रेस का अन्य नेता कौन था दोस्तों? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है? किसको जो है मौलिक कर्तव्य माना गया है? पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए। तो यह स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? आपका सही है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या पालियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है। यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। और अगला स्टेटमेंट है कि भारतीय नागरिकों को देश की सम्मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। यह भी क्या है दोस्तों? सही है। यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसे मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य का पद मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आंग सान सीयू की कहाँ का मूल निवासी था? तो आंग सान सीयू की कहाँ का मूल निवासी था दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको म्यांमार का। आंग सान सीयू की कहाँ का मूल निवासी था? म्यांमार का। अगला प्रश्न है कि हिरकों का दाम जल से अधिक होता है क्यों होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होता है, इसलिए इसका दाम जो है दोस्तों जल से क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मुक्त व्यापार केंद्र। सही उत्तर हो जाएगा मुक्त व्यापार केंद्र। अगला प्रश्न है कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिणी अटलांटिक धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि वन एस्ट्रो रिवॉल्यूशन किसने लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको मेसनोबु फुकुओका। अगला प्रश्न है कि व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? व्हाई सोशलिज्म पुस्तक
किसने लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण ने। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्पपात होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको मानवों को। किसको? यानी शरीर का तापमान बोल रहा है, सहसा का मतलब होता है दोस्तों अचानक, सहसा का मतलब होता है अचानक। यानी मानव शरीर का तापमान जो अचानक कम होने के कारण शरीर का अत्यधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप का क्या होता है? मानवों को। किसको होता है दोस्तों? मानवों को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, यानी कितने महीने के भीतर जो है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो कितने महीने के भीतर जो है उसको भर लेना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनिवासी भारतीय यानी NRI दिवस अंकित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को। इसी को बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी को बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी को बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? किस बैंक से दोस्तों ऋण लिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक कौन है, यानी पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? निम्नलिखित में कौन सी जो है स्थानिक जाति है? सही उत्तर हो जाएगा आपको धनेश, यानी हॉर्नबिल जो है एक प्रकार का स्थानिक जाति का नाम है। अगला प्रश्न है कि चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। किसने कहा था दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने कहा था कि चाहे ले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है और आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। यह किसका कथन है? बराक ओबामा का। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पंजाब। वह कौन सा राज्य है जिसके उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? पंजाब का। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा। कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि बकिंघम पैलेस कहाँ पर अवस्थित है? बकिंघम पैलेस कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको लंदन में। बकिंघम पैलेस कहाँ पर है? लंदन में। अगला प्रश्न है कि बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना में। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया, कहाँ पर स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है कि पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारतीय और म्यांमार के बीच भारत बांग्लादेश में है? भारत और बांग्लादेश में है। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त तीनों, गारो, खासी और जयंतिया जो है पूर्व में विस्तारित पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? तो किस राज्य में है दोस्तों? चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में।
चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि राजगीर के गिरिधर कूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। सही उत्तर हो जाएगा आपको बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कौन सा नदी है जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कोंकण। कोंकण जो है भारत का जैव रिजर्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना। सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने। कब किया था? अगर ईस्वी पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? 1921 में। कब किया था? 1921 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा शिखर जो है भारत के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का वकालत किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। गंगा जल की घटना कब घटी थी? 1980 में। गंगा जल की घटना कब घटी थी? 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब टाइम पे स्थापना हुआ था उस टाइम पे मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। सचिव कौन था दोस्तों? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। प्रथम सचिव कौन था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पूछा जाता है कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस का पूछा जाता है क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है कि MK गांधी यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना का स्थापना होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपको मढ़ौरा में। कहाँ पर होगा दोस्तों? मढ़ौरा में होगा। अगला प्रश्न है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो खालसा पंथ का स्थापना जो है किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच।
अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, यानी कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ को दार्शनिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपनिषद। अगला सेक्शन है दोस्तों समान विज्ञान और गणित का, जिसमें से समान विज्ञान से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्पाइरोगोरा निम्नलिखित सवालों में से किसका एक उदाहरण है। स्पाइरोगोरा किसका उदाहरण है। हरा शैवाल का। स्पाइरोगोरा किसका उदाहरण है। हरा शैवाल का। अगला प्रश्न है कि निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए वस्तु को क्या कहा जाता है। सही हो जाएगा दोस्तों सोनार। निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के किसका उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग किया जाता है। और अंतरिक्ष में कोई वस्तु उड़ रहा है उसका पता कौन चीज से लगाया जाता है। रडार से पता लगाया जाता है। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान होता है। इमारत में ईंट जीवों में किसके समान होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको कोशिकाओं के समान होता है। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ चुंबक से जो है कम प्रतिकर्षित होते हैं उसको क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है तो विलयन कौन सा है। तो वह विलयन कौन सा है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा हाइपोटोनिक विलयन है। जब कोशिका फूलने लगेगा तो उस विलयन को क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक विलयन। अगला प्रश्न है कि वह पिंड जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है। यानी जो पिंड जो है उष्मा का अच्छा क्या है अवशोषक है उसमें ऐसा और एक्स्ट्रा गुण कौन सा पाया जाता है यही पूछ रहा है। सही हो जाएगा दोस्तों कि वो अच्छा विकिरक भी होता है। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अत्यधिक सरल होता है। क्यों होता है सरल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 समुद्र जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से क्या होता है अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जल की कठोरता को समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो जल के कठोरता को कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों में जैव अपघटन को क्या कहते हैं। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों में जैव अपघटन को क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है। सही उत्तर हो जाएगा आपको निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। अगला प्रश्न है कि पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पानी में लटके कोलाइड कण को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्कंदन विधि से। किस विधि से अस्कंदन विधि से। अगला प्रश्न है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायु मिश्रण विधि से। वायु मिश्रण से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 महीने में नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1837 गुना। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। अगला प्रश्न है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है।
तो फल में मधुर फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? फ्रक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? रदरफोर्ड ने जो है बोल रहा है कौन से कण को सोने की पन्नी पर यानी पत्थर पर टकराया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्फा कण को। किस कण को? अल्फा कण को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? सही उत्तर हो जाएगा आपको डोरोसेरा। डोरोसेरा जो एक प्रकार का कीटहारी पादप है। अगला प्रश्न है कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल से। सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल से। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्रियों पर परागन में होते हैं 3 जनन छिद्र होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागन में क्या होते हैं दोस्तों? 2 जनन छिद्र होते हैं, सॉरी 3 जनन छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरबेल यानी कस्टूडा क्या है? अमरबेल यानी कस्टूडा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का परजीवी है। अमरबेल यानी कस्टूडा क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। अगला प्रश्न है कि पादप जल संबंधों में साई का प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी दर्शाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल का गणना बोल रहा है करने के लिए। तो बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? बल F बराबर क्या होता है? ma। बल F बराबर क्या होता है? ma। m कितना है दोस्तों? यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है? 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना त्वरण a बराबर क्या होता है? v माइनस u बाई टी। तो v यानी अंतिम वेग क्या है दोस्तों? 25। हमें से 15 घटाएंगे तो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब बटा t कितना है? 5 सेकेंड। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? किरीट यानी कोरोना कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट यानी कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि OTEC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है दोस्तों 4 बीट के बराबर होता है। एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों GS के 75 प्रश्न का डिस्कशन कर दिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।